Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss classification of drug of national origin part 6. So let's start. इन में डिस्कस टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन और ये जो टॉपिक है वो आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन है यानी कि जो क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन था उसके अंदर मैंने आपसे बात की थी कि किस तरीके से हैं जो कि प्लांट्स को या फिर नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होने वाली क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई किया जाता है ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन ईजी हो सके या फिर साइंटिफिक स्टडीज के लिए उनको ईजी किया जा सके। तो अभी तक अपन ने है जो कि टोटल 5 तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, जिसमें एक अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन देख लिया अपन ने, उसके बाद अपन ने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, देन केमिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि प्लांट्स को इतनी तरीके से है, इतनी वैरायटी से आप क्लासिफाई कर सकते हो। अब यानी कि जिसको जिस तरीके से सर्च करना है, एक्टिविटी के आधार पर सर्च करना है तो वो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ देख सकता है। अगर उसको केमिकल कंस्टिट्यूएंट के आधार पर देखना है तो वो केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ जा सकता है। अगर उसको सिर्फ और सिर्फ सोर्स पता है या उसको केवल उसका बायोलॉजिकल नेम पता है तो वो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की तरफ जा सकता है। यानी कि देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड टू सर्च एनी पर्टिकुलर क्रूड ड्रग्स। अब इसके अंदर 2 क्लासिफिकेशंस और रहे हैं, एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उनका, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 6 नंबर क्लासिफिकेशन है फॉर क्रूड ड्रग्स इज कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब नाम से पता चल रहा है कीमो एंड टेक्सोनॉमी यानी कि टेक्सोल की भी बात चल रही है यहाँ पे, और कीमो यानी कि केमिकल नेचर की भी बात चल रही है। यानी कि दोनों ही चीजें सिमिलरिटी लेने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि उनकी जो अपन ने डिवीजन देखा था, डिवीजन, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, इनके आधार पे उन चीजों को केमिकली कोरिलेट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि जो टेक्सोनॉमिकली है मे भी पॉसिबल है कि कोई एक फैमिली पर्टिकुलर कोई एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट में ही मिलती है। अब अगर अपन देखें, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिलाइज ऑन द केमिकल सिमिलरिटीज ऑफ टेक्सॉन। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो टेक्सॉन्स है यानी कि जो अपन ने डिवीजन किया था उनका अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम्स, लाइक प्लांट किंगडम्स में अपन ने देखा था डिवीजन, फिर उसके बाद उनके देखे थे अपन ने फैमिलीज के बाद स्पीसीज एंड जीनस। तो उसमें जो उनके टेक्सॉन की सिमिलरिटीज हैं कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं या जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है किसी कॉमन फैमिली के अंदर देखे जाते हैं। तो यानी कि जो केमिकल सिमिलरिटीज हैं टेक्सॉन की, वो लाइक दैट इट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन constituents in various plants. There are certain type of chemical constituents that are characterize certain class of plant. यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक certain class of plant है, यानी कि एक certain class है कोई भी plant की, चाहे वो family ले लो, तो उसके अंदर अपने को फिक्स तरीके के chemical constituent देखने को मिलते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि भाई इस तरीके का जो एल्कलॉइड है वो इस तरीके की है जो कि फैमिलीज में ज्यादातर पाया जाता है। तो इन दोनों को कोरिलेट करके भी क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बात करूं तो लाइक जैसे देखो, Tryptophan alkaloid generally occurs in most of the members of Solanaceae, like that Atropa belladonna। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो ट्रोपेन एल्कोलाइड्स हैं यानी कि जो एल्कोलाइड्स के अंदर जो ट्रोपेन टाइप ऑफ सिस्टम है वो ज्यादातर जो सोलेनेसी फैमिलीज हैं, यानी कि ज्यादातर सोलेनेसी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो सोलेनेसी के अंदर है जो कि ट्रोपेन एल्कोलाइड्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब एग्जांपल की अगर बात करें तो एट्रोपा बेलाडोना है जिसके अंदर ट्रोपेन एल्कोलाइड पाए जाते हैं और इसकी जो फैमिली है वो है सोलेनेसी। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो द वोलेटाइल ऑयल ऑकर्स इन द मेंबर्स ऑफ अम्बेलिफेरी एंड रूटिएसी। यानी कि जो वोलेटाइल ऑयल है वो अधिकांशतः अम्बेलिफेरी या फिर रूटिएसी फैमिली में आते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने उस वक्त भी बात की थी कि जो अम्बेलिफेरी है उसका मतलब ही है एरोमा यानी कि फ्रेग्रेंस, यानी कि जो भी फ्रेग्रेंस वाली चीजें हैं उस वाली कैटेगरी में अपने को देखने को मिलेगी ही मिलेंगी। यानी कि कहीं पर भी अगर आपको फैमिली मिलती है अम्बेलिफेरस, यानी कि 99% है कि उसके अंदर जो भी आपको क्रूड ड्रग मिले उसके अंदर कोई ना कोई सुगंध, कोई ना कोई ऑर्डर जरूर होगा। तो ये तो था कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट एक पर्टिकुलर टेक्सॉन फैमिली के अंदर ही अवेलेबल हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर आपको उस तरीके के केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल अपन ने देखा ट्रोपेन एल्कोलाइड्स हैं जो सोलेनेसी में देखने को मिलते हैं, वाइल जो ऑर्डर वाले चीजें हैं लाइक वोलेटाइल ऑयल्स हैं वो अम्बेलिफेरी एंड रूटिएसी में देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं अपन सेरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब टेक्सोनॉमिकली अगेन यहाँ पे ये बात आ गई कि जनरेशन की बात आ रही है कि कौन से प्लांट है प्लस सेरो। अब सेरो यानी कि सेरोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेरोलॉजी बेसिकली होती है एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपने एलिजा टेस्ट के बारे में सुना होगा जो कि एड्स के लिए किया जाता है।
तो इसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, तो अगर आपकी बॉडी में उस तरीके के एंटीबॉडीज होंगे तो वो एंटीजन आपस में रिलेट करेंगे बाहर, जब उसको सुरक्षित तरीके से टेस्ट करवाया जाएगा और एक कोगुलेशन होगी। कोगुलेशन के आधार पर बताया जाता है कि हाँ, इस एंटीजन के लिए इस तरीके के एंटीबॉडीज में अवेलेबल हैं। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी ये चीज़ की जाती है, प्लांट से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है और एंटीजन निकाले जाते हैं, देन एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी दी जाती है, वहां से ही पता चलता है कि प्लांट में ये चीज़ अवेलेबल है तो वो चीज़ कोगुलेट होगी, और नहीं है तो वो कोगुलेशन की तरफ मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज पता चलती हैं एक सेम कैटेगरी ऑफ प्लांट की, यानी कि एक ही प्लांट की काफी सारी स्पीसीज अपने को देखने को मिलती है, वैरायटीज देखने को मिलती हैं, तो उसके अंदर किस किस पर्टिकुलर प्लांट में कितनी कितनी केमिकल कंसंट्रेशन अवेलेबल है किसी भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, ये अपन सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर पता लगा सकते हैं। So it is express the similarities and the dissimilarities among different taxa, and this data are helpful in taxonomy। यानी कि टेक्सोनॉमी की जब बात करें तो जैसे कि प्लांट किंगडम है तो उसमें डिवीजन है, डिवीजन के बाद उसके अंदर जो फैमिलीज हैं, फैमिली के बाद उसके अंदर जो जीनस है, स्पीसीज है, तो उनको किस आधार पर डिवाइड किया गया है। तो उसके अंदर ऑब्वियस उनका जो मेन आधार है डिवाइड करने का क्या था कि उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो एट लास्ट है जो डिफरेंट हो रही है, कोई ना कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मिल रहा है, फिर है जो डाइवर्स हो रहा है, किसी के अंदर ज्यादा है किसी के अंदर कम है, यानी कि एक ही प्लांट की एक ही पर्टिकुलर चीज की डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां हैं। तो वो डिसिमिलरिटीज, वो सिमिलरिटीज किस आधार पे दी जाती हैं, ये है जो कि सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर अपन बता सकते हैं। So it determines the degree of similarity between species, genus, families, etc. by the comparing the reaction with antigen from various plants taxa with antibodies present against a given taxon। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कोई एक प्लांट है, उसके खूब सारे अपने पास हाइब्रिड अवेलेबल हैं, होता है आपने देखा होगा कि एक ही प्लांट की काफी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। अब किस प्लांट को किस में कितनी कंसंट्रेशन है ये अपन कैसे चेक करेंगे, तो इसके अंदर जो भी एंटीजन है उसके एक्सट्रैक्ट आउट कर लिए और उसे किसी एंटीबॉडी से रिएक्ट करवाया, वहां पे अपन अकॉर्डिंग टू द कोगुलेशन कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली जब एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, चीज कोगुलेट हो जाएगी, प्रोटीन है जो कोगुलेट हो जाएगा उसके अंदर जो प्रेजेंट होगा, तो वो प्रोटीन किस लेवल में कोगुलेट होता है, किस कंसंट्रेशन में कोगुलेट होता है, उसके आधार पर अपन उसके अंदर पाई जाने वाली चीजों की कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि इसकी जो टेक्सा है यानी कि जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसको किस तरीके से अपन आगे जाके वेरी कर सकते हैं। देन सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, सो द एंटीबॉडीज आर हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल इन द इम्यून सिस्टम। प्रोटीन आर कैरियर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशन एंड कॉमनली यूज्ड एज एंटीजन इन सेरोटैक्सोनॉमी। यानी कि जो प्लांट्स हैं, सपोज कोई भी प्लांट है उसका अपन ने कोई भी एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया, तो वो जो एक्सट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, प्रोटीन होगा, और प्रोटीन के अंदर कैरी होगा एंटीजन, और जो अपन एंटीबॉडी बना रहे हैं वो मोस्टली अपन किसी ना किसी इन विवो किसी ना किसी इम्यून सिस्टम के अंदर बनाते हैं, उस एंटीबॉडी को इस एंटीजन के साथ है जो रिएक्ट किया जाता है और एक कोगुलेशन प्रोसेस होती है। उस कोगुलेशन प्रोसेस के आधार पर अपन पता लगाते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है वो कितनी कितनी डिफरेंट है ईच प्लांट की। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक ही तरीके का प्लांट है बट अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उग रहा है तो अपने को डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंसंट्रेशन उसके अंदर देखने को मिलती है, तो वो कितनी है, वो क्या है और किस कारण है, ये सारी की सारी चीजें अपने को सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू देखने को मिलती हैं। Then serology helps in comparing non-morphological characteristics which helps in taxonomical data. The technique also help in comparison of single protein from different plant taxa। यानी कि जो सेरोलॉजी है बेसिकली जो नॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी तो क्या हो गई, प्लांट उसकी प्लांट के पार्ट हो गए, लीव्स कितनी है, रूट्स, ये सब कुछ, पर उसकी इंटरनल चीज टैक्सोनॉमी किसके आधार पर उसके अंदर डिवाइड की गई है उसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर किसी प्लांट के अंदर सिंगल प्रोटीन के बारे में भी अगर अपने को डिस्कशन करना होगा तो सिंगल प्रोटीन के एंटीजन को भी किसी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके आसानी से अपन जो प्लांट है या जो टेक्सास है उसकी इंफॉर्मेशन है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.